हेलो एवरीवन। अच्छा बेटे, हमने पिछली क्लास में ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली हमने डिस्कस करे थे। चलो बेटा, अब हम राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली डिस्कस करेंगे। बेटा, इनमें से 90% पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बेटा ड्यूटीज में कवर कर दिए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को ना आप थोड़ा सा बेटा उनकी लैंग्वेज चेंज करके राइट्स के फॉर्म में कह सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेलर। देखो, टर्मिनेट द बेलमेंट। पढ़ो। इफ द बेली डज एनी इनकंसिस्टेंट एक्ट with the terms and conditions of the contract of bailment, the bailment becomes voidable at the option of the bailor। अगर आपको याद हो तो बेटा, कल हमने ड्यूटीज ऑफ बेली में एक पॉइंट किया था। क्या? सुनो, बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो बेलमेंट वाले गुड्स हैं वो उन गुड्स को उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा जिस पर्पस के लिए वो गुड्स दिए गए थे। अगर बेली किसी और पर्पस के लिए उन गुड्स को यूज करता है तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, और बेलर इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो देखो, बेलर का क्या राइट है बेटा? बेलर का राइट है कि अगर बेली उन गुड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज करता है अदर देन द पर्पस फॉर विच दोज गुड्स वर गिवन, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। ठीक है बेटा, अगला भी करा हुआ है अगर आपको याद हो। डिमांड बैक द गुड्स, जिसे हम नाम प्री मेच्योर टर्मिनेशन करते हैं, याद करो। इफ द बेलमेंट इज gratuitous for a specified period, the bailor may compel the bailee to return the goods before expiry of the period of bailment, but bailor shall indemnify the bailee for any loss incurred by the bailee। याद करो, कल एग्जांपल दिया था आपको। बेटा याद रखना, अगर बेलमेंट क्या है? ग्रेटिटुअस। याद करो वो ज्वेलरी वाला एग्जांपल। और बेलमेंट जो किया गया है वो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड किया गया है। वो वाला एग्जांपल याद करो, 7 डेज का बेलमेंट किया था। ए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, जाते वक्त उसने बी के पास अपनी ज्वेलरी रखवाई फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। बी ने बदले में कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया था, मतलब दैट वाज अ केस ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट। अब सुनो, ए बेटा आउट ऑफ स्टेशन से वापस आ गया 3 दिनों के अंदर अंदर। तो याद रखना, बेलमेंट ग्रेटिटुअस है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड है, तो उस केस में बेलर का ये राइट है कि वो गुड्स को वापस ले सकता है फ्रॉम बेली इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। बेलर को ये राइट दिया गया है कि वो बेली से गुड्स वापस ले सकता है पीरियड खत्म होने से पहले। तभी ले पाएगा जब बेलमेंट ग्रेटिटुअस है एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड है। लेकिन उस केस में बेलर की बेटा एक ड्यूटी भी बनती है। क्या? वो बेली को 4 दिन का क्या दे बेटा? कॉम्पनसेशन, अगर बेली को उन 4 डेज का कोई नुकसान हुआ है तो। याद करो, लॉकर रेंट। बेटा बेली ने लॉकर रेंट दिया था 7 दिन का, तो उसकी जेब से तो लॉकर रेंट कितने दिन का गया? 7 दिन का। तो अब बेलर का ये फर्ज बनता है कि बेली को वो उन 4 दिनों का लॉकर रेंट क्या करे? पे करे। बात बताओ बेटा, समझ आई? अच्छा, अगला भी करा हुआ है, राइट टू एक्रीशन टू गुड्स। बेटा एक्रीशन का मतलब क्या था? एडिशन। काउ और काफ वाला जो केस था बेटा, बेलर का ये राइट है कि वो बेली से ले सकता है। क्या चीज ले सकता है? गुड्स तो लेगा ही लेगा, प्लस अगर गुड्स में कोई एडिशन हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो एडिशन टू गुड्स को भी डिमांड कर सकता है फ्रॉम बेली। मतलब बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेलर को काओ भी दे और काओ का जो काफ था वो भी दे। तो बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी, बेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा राइट। अच्छा, ये सुनना, ये नया है थोड़ा सा।
file against file suit against wrongdoer. The bailor has the right to sue a third party who causes any damage to the goods or a third party who deprives the bailee from using the goods. ध्यान से सुनना बेटा. Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit as between bailor and bailee be dealt according to their respective interest. ये बेटा मैं आपको ना थोड़ा समझा देता हूं. ये सुनना जरा, मेरे साथ साथ लिखना. फाइल अ सूट अगेंस्ट wrongdoer. फाइल अ सूट अगेंस्ट wrongdoer. ध्यान से सुनना बेटा. बेटा फॉर एग्जांपल ये बेलर है आपका, ठीक है, ये आपका बेटा बेलर है और ये बच्चे आपका बेली है. अब बेटा हुआ क्या, सुनो ध्यान से. बेटा बेलर ने ना बेली को बेलमेंट पे कुछ गुड्स दिए, ठीक है. अब हुआ क्या, कोई ना थर्ड पार्टी है बेटा, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जो बेसिकली बेटा पता है क्या कर रही है, जो या तो गुड्स को नुकसान पहुंचा रही है, थर्ड पार्टी इज कॉजिंग हार्म टू द गुड्स, नुकसान पहुंचा रही है, या फिर बेटा वो थर्ड पार्टी ना बेली के पोजेशन को डिस्टर्ब कर रही है बेटा. डिस्टर्बिंग पोजेशन ऑफ बेली. बेली के पोजेशन को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उसको गुड्स यूज ही नहीं करने दे रही है. डिस्टर्बिंग पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ बेली, ठीक है. तो बेटा उस केस में ना, उस केस में ध्यान से सुनना बेटा, इस केस में ना बेलर, मैंने क्या कहा, इस केस में बेलर, बेलर और बेटा बेली, बेलर और बेली दोनों को एक राइट दिया गया है बेटा, दोनों को राइट दिया गया है. ये एक कॉमन राइट है बेटा, बेली को भी राइट दिया गया है, ठीक है, और बेटा बेलर को भी राइट दिया गया है. ये एक राइट ऐसा है जो कॉमन है दोनों पार्टीज के पास. तो बेलर को भी राइट दिया गया है, बेली को भी राइट दिया गया है कि वो इस थर्ड पार्टी को बेटा क्या कर सकती है, स्यू कर सकती है. इस थर्ड पार्टी को क्या कर सकती है बेटा, स्यू कर सकती है. बात समझ आई. अच्छा चलो सुनो सुनो ध्यान से सुनो. अब क्या हुआ, दोनों में से कोई कोर्ट गया, दोनों में से कोई कोर्ट गया, कोर्ट ने थर्ड पार्टी को ऑर्डर दिया कि तुम्हारी वजह से बेली का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ है, तुम्हारी वजह से बेलर के गुड्स को नुकसान पहुंचाए, तो यू आर लायबल टू कॉम्पनसेट, यू आर लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, तुम्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. अब बेटा यहां पर एक बात बड़ी काम की आती है कि कॉम्पनसेशन, ये कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा बेटा, ये कॉम्पनसेशन बेलर को मिलेगा या ये कॉम्पनसेशन बेटा बेली को मिलेगा, क्योंकि गुड्स तो बेलर के हैं लेकिन पोजीशन किसका डिस्टर्ब हो रहा है, बेली का डिस्टर्ब हो रहा है. तो कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा, तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ये कॉम्पनसेशन ना दोनों पार्टीज में बांटा जाएगा. ये किसी एक का कॉम्पनसेशन नहीं है, क्योंकि नुकसान किसके गुड्स को पहुंच रहा है, बेलर के, पोजीशन किसका डिस्टर्ब हो रहा है, बेली का. तो ये कॉम्पनसेशन बेलर और बेली दोनों में बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, इन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, इन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव interests in contract.
तो दोनों का जो जो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा उस रेशियो में बेटा ये कॉम्पनसेशन बेलर और बेली में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। तो ये एक राइट ऐसा है जो बेलर और बेली का बेटा कॉमन है। थर्ड पार्टी को बेलर भी स्यू कर सकता है और थर्ड पार्टी को बेली भी स्यू कर सकता है। कॉम्पनसेशन जो कोर्ट देगी दोनों में बांट दिया जाएगा बेटा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ बेटे? चलो अगला करें। देखो बेटा अगला है राइट टू स्यू द बेली। बेटा यहां पर ना पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको लिखवा देता हूं, आना मेरे साथ साथ। राइट टू स्यू द बेली, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो बेलर के पास ये राइट है कि वो बेली को बेटा क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। राइट टू स्यू द बेली। अच्छा, कौन कौन से बेटा ऐसे केसेस हैं जब बेलर बेली को स्यू कर सकता है? पहला केस लिखो, फॉर लॉस कॉस्ट टू गुड्स, फॉर लॉस कॉस्ट टू गुड्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बेली। तो बेली के नेग्लिजेंस की वजह से बेटा गुड्स को कोई नुकसान पहुंचाए तो उस नुकसान की भरपाई बेलर बेली से करवा सकता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बेली। ठीक है, पहला। सेकंड लिखो, टू क्लेम कॉम्पनसेशन, टू क्लेम डैमेजेस फॉर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स। याद करो कल हमने केस किया था, मिक्स किया है विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, फॉर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स। तो याद रखना वर्ड लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड, मतलब यहां पर आपने मिक्सिंग करी है बिना बेलर के कंसेंट के, विदाउट बेलर्स कंसेंट। विदाउट बेलर्स कंसेंट। ठीक है ना, कल किया था बेटा ड्यूटीज ऑफ बेली में। फिर थर्ड, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। तो अगर बेली गुड्स को ऐसे पर्पस के लिए यूज करता है अदर देन द पर्पस फॉर विच गुड्स वर गिवन, तो उस केस में बेलर बेली को स्यू कर सकता है और उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। लिखते जाओ बेटा, टू डिमांड बैक द गुड्स। तो गुड्स को वापस लेने के लिए वो बेली को स्यू कर सकता है। गुड्स को वो डिमांड कब कर सकता है बेटा? जब बिलमेंट ग्रेटिट्यूअस हो और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड हो। और फिफ्थ, टू डिमांड एक्रीशन टू गुड्स। तो अब सोचो, जो बेली है वो काऊ लौटाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसका बछड़ा जो है काफ, वो बेलर को देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा बछड़ा तेरा कैसे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो काऊ का था। तो बेटा याद रखना, जो बेलर है वो बेली को काफ के लिए क्या कर सकता है बेटा? स्यू कर सकता है। तो ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ एरियाज हैं जहां पर बेलर बेली को क्या कर सकता है बेटा? स्यू कर सकता है। तो ये हो गए राइट्स ऑफ बेलर। कॉपी कर लो बेटे। फिर राइट्स ऑफ बेली करते हैं। ठीक है बेटा, तो पॉइंट्स सारे वही हैं जो हम ऑलरेडी ड्यूटीज ऑफ बेलर और ड्यूटीज ऑफ बेली में पढ़ चुके हैं। आ जाओ बेटा, अब आते हैं राइट्स ऑफ बेली। सिंपल है बेटा, देखो राइट्स ऑफ बेली। पहला, राइट टू इंडेमनिटी, मतलब इंडेमनीफाई करना, मतलब रीइंबर्समेंट, मतलब कॉम्पनसेशन। द बेलर बेली हैज द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द बेलर इफ the baler has no title to the goods and as a consequence बेली suffers some loss। याद करना, मैंने आपको कल ये वाला केस करवाया था। ए ने अपनी कैब
क्या कार बी को रेंट पे दी बेटा। बी को नहीं पता था कि ये कार एक्चुअल में ए को बिलोंग नहीं करती है, ए इस कार का ट्रू ओनर नहीं है। सी सी बी से अपनी कार क्लेम कर रहा है। अब इसकी वजह से बेटा बी को क्या हुआ, नुकसान। तो बी उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान का कॉम्पनसेशन किससे क्लेम कर सकता है, बेलर से क्लेम कर सकता है। ठीक है बेटा। फिर अगला, return the goods. It is the duty as well as right of the bailey to return the goods to the bailor. तो बेली की ये ड्यूटी बनती है, ये राइट बनता है कि वो बेलर को गुड्स क्या करे, रिटर्न। अगर पीरियड खत्म हो चुका है तो पीरियड के एक्सपायरी पे, अगर पर्पस कंप्लीट हो चुका है तो पर्पस कंप्लीशन के एक्सपायरी पे। अच्छा, अगर दो या दो से ज्यादा जॉइंट ओनर्स हैं उस केस में बेली में डिलीवर बैक टू एनी ऑफ द जॉइंट ओनर्स। तो याद रखना, अगर दो या दो से ज्यादा जॉइंट ओनर्स हैं तो सबका कंसेंट जरूरी नहीं है, बेली किसी भी जॉइंट ओनर को सारे गुड्स रिटर्न कर सकता है। इफ द बेलर has no title to the goods and the bailey in good faith delivers them back to or according to the directions of the bailor, bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery. अच्छा चलो, अब ये भी हमने बेटा करा हुआ है, रिकवर चार्जेस इनकर्ड। सुनना, हमने खर्चे बेटा दो तरह के करे थे ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस तो बेटा किसकी लायबिलिटी है, वो तो बेलर की ही लायबिलिटी है बेटा। मतलब बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेली को एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय बेली का क्या दे, रीइंबर्समेंट। तो बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट बन जाता है बेटा, बेली का ये राइट है कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट किससे क्लेम करे, बेलर से क्लेम करे। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के केस में बताना, इफ द बेलमेंट इज ग्रेटिटुअस फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, बेलर के बेनिफिट का है, तो उस केस में बेलर इज लायबल टू पे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बेली हैज द राइट टू रिकवर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटिटुअस है और किसके बेनिफिट का है, बेलर के बेनिफिट का है, तो बेलर की ये लायबिलिटी बनती है, बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेली को ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का क्या दे, रीइंबर्समेंट दे। बेली का ये राइट बनता है कि वो बेलर से ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट क्लेम करे। ठीक है, चलो बेटा अगले पे आओ। suit for deciding the title. If a person other than the bailor claims the goods bailed, the bailee may apply to the court to stop delivery of the goods to the bailor and to decide the title to the goods. Simply speaking, bailee may apply to the court for deciding the title to the goods if a person other than the bailee claims that the goods belong to him. वही बात आ गई ना बेटा कार कैब वाली। अब मुझसे कार सी क्लेम कर रहा है, ए कह रहा है ये कार मेरी है, सी कह रहा है ये कार मेरी है। बी परेशान, अब कार दूं तो दूं किसको, ए को दूं जो बेलर है, या सी को दूं जो कह रहा है कि मैं इस कार का क्या हूं, ट्रू ओनर हूं। तो ऐसे केस में बेली कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि भैया आप ही डिसाइड करो कि एक्चुअल में इस कार की ओनरशिप ए के पास है, बेलर के पास, या इस कार की ओनरशिप सी के पास है जो क्लेम कर रहा है कि वो इस कार का क्या है, ट्रू ओनर है। ठीक है, फिर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, ये कॉमन है बेटा बेलर और बेली में। अच्छा फिर बेटा एक ये बात आती है, जरा थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लूं, राइट ऑफ लियन। बेटा आपने वैसे ना फाउंडेशन में राइट ऑफ लियन पड़ा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेटा, याद करो, अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता था ना बेटा, यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है बेटा। लियन ना, लियन दो तरीके का होता है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन में भी हो सकता है इस पे आ जाए। एक है बेटा पर्टिकुलर लियन और एक होता है बेटा जनरल लियन।
कॉपी कर लो। एक है पर्टिकुलर लियन, एक है बेटा जनरल लियन। अच्छा, आपको याद है बेटा कुछ? लियन का जो राइट है, लियन का जो राइट है, ये बेटा कहता क्या है? इट इज द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब आप गुड्स के पोजेशन को क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। आप गुड्स का पोजेशन अपने पास रख सकते हो तब तक जब तक आपको उन गुड्स का पैसा नहीं मिल जाता। तो मेरी बात सुनो दोबारा से। राइट टू रिटेन पोजेशन बेटा क्या कहता है? ये कहता है कि जो बेली है वो गुड्स का पोजेशन, वो गुड्स का पोजेशन अपने पास रख सकता है जब तक कि उन गुड्स का पैसा उसे नहीं मिल जाता। ठीक है। अब बेटा फिर ये पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन क्या है? ध्यान से सुनना, पहले एक रीडिंग करते हैं। देखो बेटा, फिर डिफरेंस आपको बताऊंगा बेटा। पर्टिकुलर लियन पढ़ो। वेयर द बेली हैज, in accordance with the purpose of bailment, rendered any service involving exercise of labor or skill in respect of goods bailed, he has, in the absence of contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services rendered in respect of them. बेटा पता है पर्टिकुलर लियन में क्या होता है? जो बेली है ना, ध्यान से सुनना, जो बेली है उसने, मैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको बेटा, जो बेली है ना उसने ना जो गुड्स हैं उन गुड्स के रिस्पेक्ट में उसने अपनी कोई सर्विसेज दी है। जो बेली है उसने गुड्स के रिस्पेक्ट में अपनी कुछ सर्विसेज दी हैं। ठीक है। इन सर्विसेज का पैसा उसे लेना था बेलर से, लेकिन बेलर ने उसे इन सर्विसेज का पैसा नहीं दिया। तो बेली के पास ये राइट है कि वो पोजेशन को रिटेन, उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक बेलर उस सर्विस का पैसा बेली को पे नहीं कर देता। तो मेरे को बताओ दोबारा से, बेली ने अपनी कुछ सर्विसेज गुड्स के रिस्पेक्ट में दी हैं बेटा। ठीक है। इन सर्विसेज का जो पैसा बनता है कंसिडरेशन, इन सर्विसेज का जो कंसिडरेशन बनता है दैट इज नॉट पेड बाय बेलर। वो बेलर बेली को पे नहीं कर रहा है, नॉट पेड बाय बेलर। वो पैसा बेलर बेली को पे नहीं कर रहा है। तो उस केस में बेटा बेली जो है वो अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज कर सकता है? बेली बेटा अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब वो उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक उसको उन गुड्स की सर्विसेज का पैसा नहीं मिल जाता। जैसे बेटा याद करो, स्टार्टिंग पहली पहली क्लास मैंने आपको बेलमेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए थे। जैसे मैंने अपनी कार सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर में दी बेटा, कार गिवन टू सर्विस सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर्विस सेंटर वाले ने अपनी कुछ सर्विसेज उस कार पे दी या नहीं? बिल्कुल दी बेटा। उसने इस कार की सर्विसिंग करी, रिपेयर मेंटेनेंस करी, मरम्मत करी, तो अपनी सर्विसेज दी उसने। क्या उसका पैसा मुझे उसको पे करना चाहिए था या नहीं? करना चाहिए था, लेकिन मैंने उन सर्विसेज का पैसा उसको पे नहीं करा बेटा। तो ऐसे केस में वो चाहे तो अपना राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है और कार का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि उसको उन सर्विसेज का पैसा बेलर से रिसीव नहीं हो जाता। ऐसी बेटा याद करो, एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मैंने क्लॉथ
टेलर को दिया फॉर स्टिचिंग ऑफ अ शर्ट, क्लॉथ गिवन टू टेलर, किस पर्पस के लिए? फॉर स्टिचिंग ऑफ शर्ट। तो बेटा उसने बताओ शर्ट बनाई, अपनी क्या दी बेटा? सर्विसेज दी। सर्विसेज का पैसा कायदे में मुझे उसको पे करना चाहिए, लेकिन मैंने उसको उन सर्विसेज का पैसा नहीं पे करा। तो वो चाहे तो, टेलर चाहे तो राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है और शर्ट का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि मैं उसको उसका पैसा पे नहीं कर देता। दिस इज नोन एज राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। जनरल लियन, ये आपके बेटा दो एग्जांपल्स हो गए। इसमें ना बेटा डिफरेंस आ सकता है, अभी डिफरेंस भी कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये दो आपके एग्जांपल हो गए बेटा। करें, देखो अब आ जाओ पर्टिकुलर जनरल लियन क्या होता है। ये देखो, राइट, बेलीज जनरल लियन, बैंकर्स factor war fingers attorney of high court and policy brokers may in the absence of contract to the contrary retain as a security for the general balance of account any goods bailed to them, but no other person have a right to retain as a security for which balance goods bailed to them unless there is an express contract to that effect। देखो बेटा, बेटा पता है जनरल लियन में क्या होता है बेटा? बेटा जनरल लियन का जो राइट है ना, वो बेटा सब बेलीज के पास नहीं होता है। कुछ स्पेसिफाइड बेलीज हैं जिनके पास जनरल लियन का राइट होता है, जैसे बेटा आपके बैंकर हो गए, कोर्ट हो गया, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, ये सब आपके लोग हैं जिनके पास जनरल लियन का राइट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, उससे आपको समझ आएगा। देखो ये बेटा मिस्टर ए था, ठीक है, इसने ना बैंक से, मिस्टर ए ने बैंक से बेटा एक लोन लिया, ठीक है। अब बैंक ने लोन देने से पहले उसको कहा कि भैया अपनी कोई सिक्योरिटी रखवा हमारे पास। तो मिस्टर ए ने बैंक के पास अपनी कोई सिक्योरिटी रखवा दी, अपने कुछ गुड्स रखवा दिए एज सिक्योरिटी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ओनरशिप बेटा अभी भी किसके पास है? ओनरशिप तो गुड्स की अभी भी मिस्टर ए के पास है ना। बताओ, बैंक के पास तो सिर्फ उन गुड्स का क्या आया है बेटा? पोजेशन आया है ना। ओनरशिप तो अभी भी ए के पास है, बैंक के पास उन गुड्स का सिर्फ पोजेशन है, ठीक है। अब हुआ क्या, कल को मिस्टर ए ने लोन की रीपेमेंट में कमिट किया बेटा डिफॉल्ट, लोन पे ही नहीं करा। तो अब बताओ बैंक के पास बेटा क्या राइट आ जाता है? बैंक के पास राइट आ जाता है राइट ऑफ जनरल लियन। बताओ ये राइट बेटा बैंक को क्या पावर देता है? ये राइट बैंक को पावर देता है कि बैंक उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक मिस्टर ए बैंक को लोन रीपे, मिस्टर ए बैंक का लोन रीपे नहीं कर देता। पॉइंट बताओ बेटा, ये बात समझ आई? इसे कहते हैं हम राइट ऑफ जनरल लियन। ये आपका बेटा जनरल लियन है। तो बेटा बेसिकली ना जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर लियन में ना बेली पोजेशन रिटेन तभी कर सकता है जब उसने कोई सर्विसेज उन गुड्स के रिस्पेक्ट में दी हो, ठीक है। अगर उसने कोई सर्विसेज गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं दी है ना, जिसका पैसा उसे बेलर से क्लेम करना था लेकिन उसे पैसा नहीं मिला, तो वो राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जबकि राइट ऑफ जनरल लियन एक्सरसाइज करने के लिए सर्विस दी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बैंक राइट ऑफ जनरल लियन क्या कर सकता है बेटा, एक्सरसाइज कर सकता है। तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे बेटा यहां से फिलहाल क्लियर हुई है। क्या क्या, सुनो। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज तभी हो सकता है जब बेली ने गुड्स के रिस्पेक्ट में अपनी कोई सर्विस दी हो, ठीक है। जबकि जनरल लियन एक्सरसाइज तब भी हो सकता है जब सर्विस दी हो, ना भी दी हो तो भी एक्सरसाइज हो सकता है। और एक और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन बेटा कोई भी बेली एक्सरसाइज कर सकता है जिसने सर्विस दी है, लेकिन जनरल लियन का राइट सबके पास नहीं होता है। कुछ स्पेसिफाइड बेलीज हैं जिनके पास जनरल लियन का राइट होता है, जैसे बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, कोर्ट। इनके पास बेटा जनरल लियन का राइट होता है, जबकि पर्टिकुलर लियन का राइट हर बेली के पास होता है। ठीक है, कॉपी करो, फिर आपको डिफरेंस पढ़वाता हूं बेटा एक बार। तो बेटा याद रखना ये राइट ऑफ लियन किसका राइट है बेटा, ये बेली का राइट है। कर लिया बच्चे कॉपी, चलें आगे देखो। और मैं आपको ना डिफरेंस बेटा पढ़ाता हूं। फिलहाल मेरे को बताओ, ये हमारा ना बेटा, ये हमारा राइट्स ऑफ बेली बेटा खत्म हो गया। आज जो मैं आपको डिफरेंस पढ़ाता हूं, ये देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। सुनो, particular lien gives right to retain only such goods in respect of which charges due remain unpaid. General lien gives right to retain any goods belonging to another person for any amount due from him. अच्छा सुनो, पर्टिकुलर लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन, ये इंपॉर्टेंट सुनना, सम लेबर और स्किल has been expended on the goods resulting in an increase in value of the goods. General lien may be exercised even though no labor or skill has been expended on the goods. तो बेटा मेन बात क्या आती है, पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज तभी हो सकता है जब बेली ने अपनी कोई सर्विस इन्वॉल्विंग लेबर और स्किल गुड्स को दी हो, ठीक है। जबकि जनरल लियन एक्सरसाइज तब भी हो सकता है जब लेबर और स्किल दिया हो, तब भी हो सकता है जब लेबर और स्किल ना दिया हो, अपनी सर्विस ना दी हो। एवरी बेली इज एंटाइटल टू पर्टिकुलर लियन, पर्टिकुलर लियन तो कोई भी बेली एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि जनरल लियन सिर्फ वो ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जो सेक्शन 171 में स्पेसिफाइड है बेटा। और कौन कौन स्पेसिफाइड है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स। और कोई बेटा नहीं एक्सरसाइज कर सकता अनटिल और अनलेस अग्रीमेंट हो। ये देखो, एनी अदर बेली में एक्सरसाइज इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट। अग्रीमेंट होना चाहिए तब बाकी बेलीज एक्सरसाइज कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो बताओगे बेटा, दो तीन मेन डिफरेंस आते हैं। पहला, पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स पे कोई सर्विस दी होनी चाहिए। जनरल लियन एक्सरसाइज करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपने सर्विस दी हो। दूसरी बात, पर्टिकुलर लियन कोई भी बेली एक्सरसाइज कर सकता है, जबकि जनरल लियन कुछ स्पेसिफाइड बेलीज हैं वही एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स। हां, कोई और बेली भी जनरल लियन एक्सरसाइज कर सकता है प्रोवाइडेड अग्रीमेंट इस रिस्पेक्ट में किया गया हो। ठीक है बच्चे, चलो समझ आया बेटा, आ जाओ बेटा। बाकी अब दो तीन छोटी छोटी बातें बेटा हमारे बेलमेंट टॉपिक में रहती है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बेटा खत्म कब होगा, टर्मिनेट कब होगा। If the period of bailment is fixed by the parties, bailment terminates on expiry of such period. तो अगर बेलमेंट 7 दिन का था तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 7 डेज कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा। इफ बेलमेंट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, बेलमेंट टर्मिनेट्स ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ सच ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने शर्ट बनाने को दी थी तो जैसे ही शर्ट कंप्लीट होगी, जैसी शर्ट बन जाएगी, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, अपने आप बताओ,
अगर बेलमेंट ग्रेटिटुअस है, ठीक है, और फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस है, तो बेलर बेली से गुड्स वापस ले सकता है, और अगर बेलर ने बेली से गुड्स वापस ले लिए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? लेकिन उस केस में आपको बेली को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है बेटा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, तो अगर बेली उन गुड्स को किसी और पर्पस के लिए यूज करता है अदर देन द पर्पस फॉर विच दे वर बेल्ड, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अगर बेलर या बेली में से किसी एक की क्या हो जाए, डेथ, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। अगर गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएं तो भी बेटा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? बस लास्ट टॉपिक पे आओ बेटा, बेलमेंट के फाइंडर ऑफ गुड्स। थोड़ा बहुत आइडिया बेटा इसका आपको ऑलरेडी है, आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स बेटा कौन होता है ये फाइंडर ऑफ गुड्स, आपसे फाउंडेशन में डिस्कस किया गया है बेटा, आओ मेरे साथ साथ। फाइंडर ऑफ गुड्स, देखो बेटा एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। ए और बी, बेटा अब हुआ क्या, ए ना दिल्ली का है बेटा, वैसे रहने वाला ये दिल्ली का है, ये देहरादून ना बेटा किसी काम से आया था, ऑफिशियल टूर पे आया था ये देहरादून। देहरादून में क्या हुआ बेटा, इसका कहीं मोबाइल फोन बेटा गिर गया, मोबाइल फोन इसका खो गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिर बेटा अचानक से ना उसका ये मोबाइल फोन किसको मिल गया, बी को। तो बी फाइंड्स लॉस्ट फोन बिलोंगिंग टू ए, तो बी फाइंड्स लॉस्ट फोन बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। तो बेटा यहां पर ना जो ए है हमारा, वो बेटा कहलाएगा फाइंडर ऑफ गुड्स, बी हमारा कहलाएगा क्या, फाइंडर ऑफ गुड्स। बी हमारा कहलाएगा फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। कॉपी करो बेटा यहां तक। बेटा पता है क्या, सुनो सुनो मेरी बात, बेटा अब लॉ ने ना, लॉ ने बेटा फाइंडर ऑफ गुड्स की, फाइंडर ऑफ गुड्स की बेटा कुछ तो ड्यूटीज फिक्स करी हैं। लॉ ने फाइंडर ऑफ गुड्स की बेटा कुछ ड्यूटीज फिक्स करी हैं, और फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ राइट्स फिक्स करे हैं, ठीक है। तो बेटा ड्यूटीज क्या क्या हैं, वैसे आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहली ड्यूटी तो उसकी क्या है, टू फाइंड ट्रू ओनर। तो लॉ ने कहा है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ना, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा ट्रू ओनर को ढूंढने की, पहली बात। दूसरी बात, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। प्लस एक ड्यूटी लॉ ने फाइंडर ऑफ गुड्स की और फिक्स करी है, क्या, कि वो गुड्स की प्रॉपर केयर करेगा, जैसे जैसे कोई नॉर्मल आदमी अपने गुड्स की केयर करता है। तो ये दो ड्यूटीज हैं जो लॉ ने किसकी फिक्स करी हैं बेटा, फाइंडर ऑफ गुड्स की फिक्स करी है। कॉपी करो बेटे। तो पहले तो वो ट्रू ओनर को बेटा ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्लस प्लस वो गुड्स का प्रॉपर केयर करेगा, जैसे कोई पर्सन अपने गुड्स का करता है बेटा। ये तो हो गए बेटा ड्यूटीज।
अब बात करते हैं राइट्स की। यहां पर देखना बेटा, बेटा लॉ ने ना 3 राइट्स बताए हैं उसके। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, राइट टू रिकवर द रिवॉर्ड एंड राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो 3 राइट हैं बेटा उसके। सुनो, कौन कौन से बच्चे 3 राइट हैं? पहला है बेटा एक्सपेंसेस रिकवर करने का राइट, दूसरा है राइट टू रिवॉर्ड, और तीसरा राइट उसके पास है राइट ऑफ सेल। ठीक है, बस हमें यह समझना है ये राइट्स वो कब कब एक्सरसाइज कर सकता है। एक्सपेंसेस रिकवर करने का राइट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है, रिवॉर्ड का राइट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है, और सेल का राइट वो कब एक्सरसाइज कर सकता है। कॉपी करो बेटा। करें बच्चे, आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा, वो एक्सपेंसेस का राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है? सुनो, द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज द राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस वॉलंटरी इंकर्ड बाय हिम फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर एंड प्रिजर्विंग द गुड्स। अच्छा, अब याद रखना, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास ये राइट है कि वो ट्रू ओनर से जितने भी खर्चे उसने इंकर करे हैं फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर एज वेल एज फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दोज गुड्स, तो याद रखना उन खर्चों का रीइंबर्समेंट वो ट्रू ओनर से क्लेम कर सकता है। अच्छा सुनो सुनो, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट, ध्यान से सुनना। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, नो राइट टू स्यू द ट्रू ओनर। इंपॉर्टेंट बात बेटा, याद रखना, अगर कल को, सुनो सुनो, अगर कल को उसे ट्रू ओनर मिल जाता है लेकिन ट्रू ओनर उसे एक्सपेंसेस रीइंबर्स करने से मना कर रहा है, तो उस केस में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो अपना राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब वो गुड्स का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक ट्रू ओनर उसको खर्चों का रीइंबर्समेंट पे नहीं कर देता। हाउएवर, वो ट्रू ओनर को खर्चों के लिए बेटा स्यू नहीं कर सकता। तो लॉ ने क्या कहा है, खर्चे रिकवर करने के लिए तू ट्रू ओनर को स्यू नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तू मोबाइल फोन उसको मत दियो जब तक वो तुझे उन खर्चों का क्या नहीं दे देता, रीइंबर्समेंट नहीं दे देता, लेकिन खर्चों के लिए तू स्यू उसको नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो लॉ क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। लॉ क्या कह रहा है बेटा, लॉ कह रहा है एक्सपेंसेस आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर वो आपको एक्सपेंसेस देने से मना करता है तो आप राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जब तक वो आपको खर्चों का रीइंबर्समेंट नहीं देगा, आप उसे मोबाइल फोन का पोजेशन मत देना, पोजेशन अपने पास रखो, लेकिन आप उसे खर्चों के लिए स्यू नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अच्छा फिर अगला, राइट टू रिकवर रिवॉर्ड। अब सुनो, ए बेटा दिल्ली पहुंचा। ठीक है, उसने क्या करा, देहरादून के एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, जो भी मेरा मोबाइल फोन ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बेटा वो जो मोबाइल फोन था ना, डायमंड जड़ा हुआ मोबाइल फोन है वो। तो याद रखना, ए ने क्या एडवर्टीजमेंट दिया है कि जो भी मेरा मोबाइल फोन ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो बेटा बी के पास ये राइट है, ही हैज अ राइट टू रिकवर द रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड बाय द ट्रू ओनर फॉर फाइंडिंग द गुड्स। तो बी के पास ये राइट है कि वो ए से मोबाइल फोन का रिवॉर्ड 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है। अगर ट्रू ओनर उसको देने से मना करता है तो वो राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब मोबाइल फोन का पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है, प्लस ट्रू ओनर को वो स्यू भी कर सकता है। तो रिवॉर्ड लेने के लिए आप ट्रू ओनर को स्यू कर सकते हो, लेकिन खर्चों का रीइंबर्समेंट लेने के लिए आप ट्रू ओनर को स्यू नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा राइट, बेटा तीसरा राइट,
क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स के पास? सुनो मेरी बात सुनो। राइट उसके पास क्या है? वो गुड्स को क्या कर सकता है बेटा? बेच सकता है। लेकिन बेटा गुड्स को बेचने की ना कुछ शर्तें हैं। मतलब अगर वो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तभी आप गुड्स बेच सकते हो, नहीं तो आप ट्रू ओनर के गुड्स नहीं बेच सकते। क्योंकि बेटा एक रूल होता है, बेच वही सकता है जिसके पास ओनरशिप है, और फाइंडर ऑफ गुड्स के पास ओनरशिप नहीं होती है। उसके पास गुड्स का क्या होता है? सिर्फ पोजेशन। मोबाइल फोन का पोजेशन ही तो है बी के पास, ओनरशिप तो अभी भी किसके पास है? ए के पास। तो फाइंडर ऑफ गुड्स गुड्स को बेच तभी सकता है जब कुछ शर्तें क्या हो? सेटिस्फाई। पहली शर्त है, ट्रू ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस। बेटा बी ने ना सच्चे मन से ट्रू ओनर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बेटा ट्रू ओनर नहीं मिला। थक हार के बी सोच रहा है कि मैं इन गुड्स की क्या कर देता हूं, मोबाइल फोन की क्या कर देता हूं, सेल। क्या कर सकता है बेटा? कर सकता है। अच्छा, if the true owner is found but he refuses to pay lawful expenses incurred by the finder of goods। अब सुनो, ट्रू ओनर मिल गया, मैं उसे मोबाइल फोन लौटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे खर्चे रीइंबर्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस केस में लॉ ने मुझे राइट दिया है कि भैया तू मोबाइल फोन को बेच और अपने खर्चे क्या कर ले? रिकवर कर ले। अच्छा, फिर और कब मैं बेच सकता हूं? गुड्स आर इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, सोचो मोबाइल फोन की जगह कोई पेरिशेबल गुड्स बेटा मुझे मिले होते पड़े हुए। पेरिशेबल गुड्स, सब्जियां मुझे पड़ी हुई मिली हैं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो तो बेटा एक नहीं तो 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में तो सब्जियां सड़ जाएंगी बेटा। तो एक बात सुनो बेटा, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को यह लगता है कि कि गुड्स, अगर मैं ट्रू ओनर को ढूंढूंगा तो गुड्स खराब हो जाएंगे, गुड्स को खराब हो, भाई खराब हो, मेरी बात समझो, गुड्स खराब हो गए तो फिर तो बेटा ट्रू ओनर को भी देके फायदा नहीं है गुड्स, और बेच के भी फायदा नहीं है। तो लॉ कहता है अगर आपको लगता है कि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं और ट्रू ओनर मिल नहीं रहा है आपको, लॉ कहता है अगर आपको लगता है कि गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, ट्रू ओनर को ढूंढने में समय लग रहा है, तो बेटर क्या है, आप उन गुड्स को मार्केट में क्या कर दो? बेच दो, इससे पहले कि गुड्स खराब हो जाएं और मार्केट में बिके ही ना। तो बेटर ऑफ क्या है? आप उसे मार्केट में बेच दो। अच्छा, और बेटा कब बेच सकते हो? लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड अमाउंट टू 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स। अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा है जो खर्चे आपने गुड्स के केयर में करे हैं ना, वो खर्चे 2/3 या उससे ज्यादा हो गए हैं। मतलब समझो बेटा बात जो मैं कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, एग्जांपल देके बताया तो बेटा, सिंपल सी सुनो बात। अब अज्यूम करो बेटा, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसे गुड्स मिले से वर्थ रुपीज एग्जाम्पल 3000, ठीक है। अब लॉ ने कहा था तुम्हें इन गुड्स की क्या करनी है? केयर। मैंने इन गुड्स की बेटा प्रॉपर केयर करी। केयर करने पे क्या हुआ मुझे बेटा? खर्चा हुआ। केयर करने में मुझे खर्चा हुआ, और खर्चा बेटा पता है कितने का हो चुका है? जितने के गुड्स है ना उसके 2/3 या उससे ज्यादा का। मतलब आपका खर्चा हो चुका है मोर देन इक्वल टू ₹2000। 3000 के 2/3 का या उससे ज्यादा का, तो 2000 या उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है गुड्स के केयर में। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 3000 के तो गुड्स थे और आपने उसके केयर पे 2000 या उससे ज्यादा का खर्चा आप उसके केयर पे कर चुके हो। तो बेटा बेटर क्या है? उन गुड्स को मार्केट में बेचो, निपटाओ ना कलेश। कब तक उसे उसकी केयर करते जाओगे? एक दिन ऐसा आएगा जितने के गुड्स नहीं होंगे ना उससे ज्यादा का खर्चा उसके केयर पे हो जाएगा। फायदा बताओ। तो लॉ कहता है अगर गुड्स के केयर में 2/3 या उससे ज्यादा का खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि आप उन गुड्स को मार्केट में क्या कर दो? सेल कर दो। 3000 के गुड्स हैं,
2000 का उस पर खर्चा हो चुका है या 2000 से ज्यादा का खर्चा हो चुका है। बेटर क्या है, उसे मार्केट में बेचो, कलेश निपटाओ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुड्स हैं 3000 के और खर्चा हो चुका है 5000 रुपए का, फायदा ही कुछ नहीं बेटा। बात बताओ बेटा, समझ आई? लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये। ठीक है, इनफैक्ट ये आपका ना पूछा भी गया है, ये देखो नवंबर 2018 में बेटा पूछा गया है, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अंडर सेक्शन 168 एंड 169 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर मई 2003 में भी पूछा गया था, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, दोबारा पूछ लिया जाए। ठीक है बेटा, लो आपका बेलमेंट खत्म हो गया इस यूनिट का पहला पार्ट। अगला है बेटा प्लेज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। बताओ क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक